और हम लोगों के लिए आप सही कुछ है। अपने बारे में, अपने आर्ट के बारे में और कुछ बताइए, आपकी हाँ, आर्ट पहले तो जर्नी मैं और आपका एक्सपीरियंस। आपका आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इन लोगों से सब आपके ग्रुप में मुझे बुलाया और आपके फाउंडेशन के जरिए मुझे बात करने का ये मौका दिया। इसलिए मैं आपका बहुत सही दिल से आभार हूँ। देखो, मैं जो ये लिखना और पेंटिंग और ड्राइंग, ये दोनों चीज मेरे साथ साथ ही साथ डेवलप हो गई। यानी ऐसा मैंने कोई तय नहीं किया था कि भाई मुझे लिखना है या मुझे कोई आर्टिस्ट बनना है। प्रोफेशन तो मैं पत्रकारिता ज्वाइन किया, क्योंकि उसके पहले से मैं क्रिएटिव राइटिंग करता था। और जब पत्रकारिता ज्वाइन की तो मुझे लगा कि चलो भाई, अपने को लिखना है तो एक अच्छा मौका है कि जो अपन लिख सकते हैं। लेकिन एक दो साल में मेरे को ऐसा एहसास होने लगा कि जो मैं पत्रकारिता में लिखता हूँ तो वो अलग भाषा है, मीन्स वो कैनवास अलग है। जर्नलिज्म का जो लिखना है वो पूरा अलग है। और दूसरा एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि इसकी वजह, क्योंकि रोज मैं लिखता हूँ, रोज किसी नए नए टॉपिक पे लिखता हूँ, लेकिन मेरी भाषा जो है, मैं पहले तो शुरू में 2-3 साल मराठी जर्नलिज्म में था और मेरा क्रिएटिव राइटिंग मराठी में है। तो मुझे एहसास हुआ कि जो मैं पत्रकारिता में काम कर रहा हूँ तो मेरी जो भाषा है, मेरे जो शब्द है, वो कहीं ना कहीं घी स्पीड के एकदम पूरा एकदम लंबे चौड़े हो रहे हैं। मीन्स उसका कोई मतलब नहीं है। मीन्स मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जो क्रिएटिव राइटिंग है मराठी में जो मैं करता था, तो उससे कहीं ना कहीं असर हो रहा है, ऐसा जब मुझे लगा। और मैं सोचता था, मीन्स ऐसे भाई कि सोच के कोई डिसीजन लिया ऐसा नहीं, लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि मेरी मराठी भाषा जो है उसको मुझे अच्छी तरह से रखना है, ताकि मैं अच्छी तरह से जो मुझे कहना है वो लिख सकूं। तो उस दरमियान मुझे एक मौका मिला कि मराठी पत्रकारिता छोड़ के और बड़े समुंदर में जाए, अंग्रेजी जर्नलिज्म में ज्वाइन करूँ। तो फिर मैं 76 में फ्री प्रेस जर्नल मुंबई में जो है उसको ज्वाइन किया। उसके पहले मैं पूना में था, पूना में सकाळ में था, और लोकमान्य तिलक जी का जो केसरी है उसमें था। वहाँ लगभग 3-4 साल में काम किया। लेकिन वो काम के दरमियान मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा, इसलिए मैं अंग्रेजी में आ गया ताकि रोज अंग्रेजी में लिखूं। और मेरी मराठी, मेरी जो भाषा है, जो अभिव्यक्ति की भाषा है, वो भाषा फ्रेश और जो मुझे चाहिए उसी प्रकार की रहे। नहीं तो ऐसा होतं की ते असे म्हणून ते पुढे म्हणाले, इट्स अ फॉर्मुला लैंग्वेज, और उसकी वजह से जो मुझे दिक्कत आने लगी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा इस अंग्रेजी पत्रकारिता में जाते हैं, ताकि अपना रोज का जो प्रोफेशनल राइटिंग है वो अंग्रेजी में होगा। और अपने को जहाँ पे अभिव्यक्ति करना है, जहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग करना है, वो अपनी भाषा अपने पास रहेगी। वो एक तरफ हो गया। और दूसरी तरफ मैं तो जो पेंटिंग ड्राइंग जो था मैं पहले से करता था। पुणे में भी जब मैं जैसा कि मैं अखबार में काम करता था मराठी, तो वहाँ पे तो न्यूज प्रिंट जो आता है वो तो भरमसाठ पूरा एकदम बड़ा रहता है, वो लिखने के लिए कोई उसकी दिक्कत नहीं होती कि भाई क्या करे करे। तो जैसे ही मेरा काम खत्म होता था तो फिर मैं मेरा स्केचिंग चालू करता था, वही उसी पेपर पे। और बहुत सारे मीन्स जो न्यूज़पेपर में काम किया वो सब वहाँ से बहुत सारे न्यूज़ प्रिंट में मेरे स्केचिंग के लिए इस्तेमाल किए। तो जब मैं बम्बई आ गया तो बम्बई में मुझे मेरे एक दोस्त से वाई टी चौधरी करके, और वो जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रोफेसर थे। वो जर्मनी में जाके उन्होंने ग्राफिक्स में आगे पढ़ाई की थी। और वो जो एच डी एफ सी का लोगो जो है, वो एच डी एफ सी का लोगो जो है वो उन्होंने बनाया था, वो चौधरी ओके। साहब ने। ओके। और उनका उनका खुद का एक स्टूडियो था, जो कि मुंबई में ताजमहल होटल के बाजू में जो रेडियो क्लब है उसके बगल में उनका स्टूडियो था। तो मेरे दोस्त से इसलिए मैं जाता था, उनसे मिलता था। और वहाँ पे मुझे मेरी मुलाकात आरा साहब से हुई। आरा जो के एच आरा, जो बड़े आर्टिस्ट है जाने माने, जो कि प्रोग्रेसिव आर्ट मूवमेंट में भी बहुत आगे थे, और जो आर्टिस्ट सेंटर में भी वो वही चलाते थे। मीन्स वो एक उसके फाउंडर मेंबर काइंड ऑफ थे। तो तो वाई टी चौधरी की यहाँ मुझे मेरी उनसे मुलाकात हो गई। तो वाई टी चौधरी ने बोला कि वो तो बहुत खुश थे मेरे काम के ऊपर, तो बोलते ये बहुत अच्छे स्केचेस करते हैं, आप जरा देख लो एक बार। तो एक बार मैंने उन्हें अपना मेरे स्केचेस हो रहे बताए।
तो उनको भी बहुत पसंद आ गया, बोले ये तो। और मैं जो दिखता है वैसा नहीं करता था, मीन्स मैं कोई रियलिस्टिक स्केचेस नहीं करता था, मैं उसके ऊपर जो दिखता है उसके ऊपर भी मेरे दिमाग में प्रोसेस करके, विजुअलाइज करके मुझे जो लगता था उस हिसाब से बहुत फ्रीली मैं स्केचिंग करता था। तो एक अलग प्रकार का एक काम होता था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि आप तो खाली कागज पे काम कर रहे हो, और वो भी न्यूज प्रिंट टाइप के, जो कि एक 10-15 साल के बाद तो खत्म हो जाएगी, वो तो रहेगा ही नहीं कागज। तो ऐसा मत करिए, आप कैनवास पे पेंटिंग करना चालू करो, ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंट लेके आप करना चालू कर दो। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो कोई इसका मीन्स वो जो टेक्निकलिटीज रहती है वो तो कुछ पता नहीं है। तो बोले उसकी आप फिक्र मत करो, आप अपने हिसाब से काम करो। थोड़ा सा जो है कि कैसे कलर किया जाता है, कैनवास कैसे सीजन किया जाता है, ताकि जो काम आप कर रहे हैं वो ज़्यादा साल अच्छी तरह से अच्छी स्थिति में रहे। बिल्कुल। ये प्रिंसिपल है। बाकी आप उसके ऊपर क्या करते हो, कैसे करते हो, वो आपको सीखना है कि इसको आर्ट स्कूल में जाना है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो आपको करना है वो अपने आप करिए, अपने आप एक्सपेरिमेंट करिए, अपने आप सीखिए। कैनवास आपको सिखाएगा। उनका एक बहुत जो उन्होंने बताया तो मेरा अभी भी याद है, बोले अगर आप सही दिल से काम करते हैं तो कैनवास आपको सिखाता है, बोले वो आपको सिखाएगा हाँ, कैसा करना है, क्या करना है करके। तो लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि तब तक मैं जर्नलिज्म में पूरा डूब गया था, जैसे एक नशा होता है उस टाइप का, एक बिल्कुल। पत्रकारिता के एक और अलग से नशा होता है। क्योंकि आप एक आपके पास एक पावर भी होती है, आप घूमते हैं तो सोसाइटी आपको एक अलग अंदाज से देखती है। तो एक मैं बिल्कुल। अलग दुनिया में था पत्रकारिता की, और साथ ही साथ मैं हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी चला गया था, क्योंकि पहले से मैंने स्कूल से लेके कॉलेज में भी थोड़ा समाज से जुड़ने का और कुछ करने का, कोई कोई अन्याय हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस टाइप का एक मेरा नेचर भी था, तो वही भी चला गया था। तो इसलिए मैं इनका सुन लिया, क्योंकि इतना सीरियसली नहीं लिया मैं उतार चलो तो लेकिन जब मुझे लगता था तब थोड़ा सा चालू किया। तो वो बोल रहे थे कि कब अगर आपको टाइम है तो आप खाली आते आकर देखिए मैं क्या करता हूँ करके। तो ऐसा कभी उनको जाकर देखता भी था, फिर वो देख देख के मेरे को भी लगता था यार आपको तो ऐसे करना चाहिए करके। फिर मैं घर पे थोड़ा थोड़ा काम, कैनवास थोड़ा लाया, फिर कलर लाया, फिर ऐसा करते करते बहुत। लेकिन मैं अपने यहाँ कर रहा था, मैं काम तो किया, लेकिन मैं किसी को मालूम भी नहीं था। मेरे घर को मेरी पत्नी और मेरे जो रिलेटिव है, क्लोज फ्रेंड्स है, उनके मालूम था कि ये कुछ अलग भी घर में बैठ के ऑफिस में जाने के पहले ये भी कुछ इनका चलता है करके इतना। लेकिन मैं किसको उसको कोई एग्जीबिट नहीं किया था, क्योंकि मुझे मेरे क्योंकि जो मैं कर रहा था वो मैं मेरे खुद की लिए कर रहा था। वो ना मुझे कहीं बताना था, ना किसी को दिखाना था, नहीं यार कोई क्या चल रहा है, न किसी की टिप्पणी की, या किसी वाहवाह की, या कोई क्रिटिसिज्म की मुझे जरूरत थी, क्योंकि वो मेरा अपना अकेले का एक जर्नी था। तो इस प्रकार से वो चल रहा था मैं। तो मैं, और लिखना जो था, जो क्रिएटिव राइटिंग, तो ये तो मैं इसी में था। तो क्रिएटिव राइटिंग भी चलता था, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी ऐसा कोई, जैसे कि लेखक लोग जो होते हैं कि भाई सवेरे उठ के 2 घंटा लिखना ही है, या कोई मेरे को एक महीने में इतना कुछ कथा लिखनी है, या कोई नोवेल 1-2 साल में ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं था, या कोई मेरा उस प्रकार से मेरा नेचर भी नहीं था। लेकिन ये जो एक अभिव्यक्ति, एक कुछ अपने को जो आप समझ में आ रहा है, कुछ देख रहे हैं अपन लोग, तो वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति करने का मेरे दिमाग में रहता था। और ये पूरे दिमाग में वो चक्र जो है, वो चक्र पूरा 24 घंटा चलता रहता था। और उसमें से कई फर्मेंट होके जब पूरा बहुत ही हेवी हो जाता था, तो एकदम जम करके बाहर निकलता कैनवस पे था। उतर आता था। हाँ, एकदम स्पॉन्टेनियस। कभी ऐसा लगता बस बंद करो, कहीं भी जाके बैठ जाओ, और मैं फिर लिखना चालू करता था। और मैं पूरा, मोस्टली मैंने तो शॉर्ट स्टोरीज ही लिखी है। तो शॉर्ट स्टोरीज ने, कुछ स्टोरीज बहुत ही शॉर्ट है, कुछ तो जैसे कि जैसे जो मेरा अंग्रेजी किताब का टाइटल है मिरर इन द हॉल, हम्म। जिसका मराठी जो लिखा था मैं, वो खाली 300 वर्ड्स की एक शॉर्ट स्टोरी है, बट ऑल सिंबॉलिक। हम्म, जैसे कि मेरा एब्स्ट्रैक्ट काम है, उसी टाइप का मेरा लिखना जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स वो सिंबॉलिक बहुत है। मीन्स जैसे लिखना बहुत है सादा सरल शब्दों में लिखे हुए, लेकिन उसके पढ़ेंगे आप थोड़े तो आपको तो फिर कुछ आपके दिमाग में आ जाएंगे क्या है कैसा है। क्योंकि समटाइम्स आई जंप, क्योंकि मेरा बिल्कुल। सोचना बहुत फास्ट होता है, तो
कभी कभी जो रीडर है वो उतने फास्ट नहीं चलते, तो एकदम अटक जाते कि अरे क्या पढ़ रहे, तो मैं एकदम कैसा आ गया। तो एक अलग किस्म का जो वो भी बहुत एक्सपेरिमेंटल राइटिंग में किया। तो वो भी समझो 30 साल में मैं कम से कम 30 शॉर्ट स्टोरी लिखे। एक साल में एक, अरे इतना मेरा, बाप रे। एक साल में एक कथा लिखी। और वो कोई पब्लिश भी नहीं हुआ था। एक, जब मैं कॉलेज में था तो हमारे यहाँ सत्य कथा करके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लिटरेरी मैगजीन है मराठी में, वो शायद अभी तो बंद है, लेकिन बहुत जाने माने जो भी मराठी में आज साहित्यिक है, उनका हर एक का सपना है कि वो सत्य कथा में अपनी कथा जरूर आनी चाहिए। अब मैं तो एक छोटे गांव से आया था, कॉलेज में पढ़ता था पूना में, तो मेरे को साहित्य वगैरह इतना, मैं पढ़ा बहुत था। हमारे जो गांव का जो म्यूनसिपल लाइब्रेरी था, वो उसमें जो किताब आता था मैं पढ़ता था। ये सवेरे किताब लेके आया, रात को पढ़ा, दूसरे दिन वापस किया। तो लाइब्रेरियन बोलता था यार तू पढ़ता है कि खाली घर लेके जाता है और वापस लाता है? तो मैं बोला मैं पढ़ता हूँ। अरे क्या बोले, एक दिन में कोई इतना पढ़ते है क्या? तो फिर दूसरे दिन में उसको, मेरी छोटी नोटबुक थी, वो नोटबुक लेके गया उसको, मैं बोला देखो जो किताब में पढ़ा है उसके बारे में 3-4 पैराग्राफ में मैं शॉर्ट नोट में लिखा हूँ कि भाई एक किताब के बारे में मेरा क्या कहना है। तो उसको भी शौक लगा, तो ऐसा चलता था। तो जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज लाइब्रेरी में ऐसे ही, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी किया केमिस्ट्री में, लेकिन मेरे को ये शौक, ये ऐसे नाटक देखो या कुछ पढ़ो, इधर जाओ उधर। तो मैं लाइब्रेरी में जब गया तो पहली बार मेरे हाथ में वो सत्य कथा जो लिटरेरी मैगजीन था, बहुत ही प्रेस्टिजियस, वो पढ़ा। तो मैं ऐसा पढ़ने लगा। तो 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद मेरे को एकदम ऐसा लगा, अरे यार मैं तो लिख ली, मैं भी लिख सकता हूँ ऐसा, इसमें क्या है। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगा नहीं मैं भी लिख सकता हूँ। तो उसको बंद करके गया, मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में गया, जाके एक शॉर्ट स्टोरी जो मेरे को लिखना था वो लिखा और मैं भेज दिया। तो तब के जो एडिटर्स थे, देखो कौन है ये लड़का, किधर का है उनको कुछ मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने पढ़ा और उन्होंने एक पोस्ट कार्ड जो था, पोस्ट कार्ड मेरे को भेजा। वो हॉस्टल का एड्रेस था, तो उनको पता था कि ये कॉलेज का लड़का है करके। उसमें लिखा कि आपकी ये कथा मैंने पढ़ी, अच्छी लगी, लेकिन इसमें ये उसने 5-10 लिखी कि भी ये गलत है, वो है, ऐसे क्रिटिसाइज किया। लेकिन आखिरी उन्होंने एक लाइन लिखी कि भाई ये सब ठीक है, लेकिन और अगर आप लिखोगे तो मुझे पढ़ने में आनंद होगा। मैं बाकी सब छोड़ दिया, खाली वही वही बहुत बढ़िया। सेंटेंस मैं पकड़ अच्छी लिया, बात मैं है, बोला चलो। बिल्कुल अच्छी बहुत बात बढ़िया। है। तो वो पकड़ लिया और मैं बोला कि चलो यार चलो अपन इसको, इसी को जरा करते। तो फिर मैं और बैठ के फिर 1 महीना थोड़ा इधर उधर किया। 1 महीने में दूसरी कथा जो आरसा जो मिरर है, हम्म। तो वो कथा लिखी मैंने और भेज दी, और बाकायदा वो कथा दूसरे तीसरे महीने में छप के आ गई। तो मुझे इतना आनंद हो गया कि चलो यार। लेकिन मुझे तभी भी पता नहीं था कि ये सत्य कथा में कथा आना यानी कितनी बड़ी बात है। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, हमारे कॉलेज में एक मराठी का एक मंडल था जो कि एक हस्तलिखित निकालते थे। तो वो ग्रुप में उनका मीटिंग होता था वंस इन ए मंथ। तो एक मीटिंग को मैं गया, और वो प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मराठी के। तो सब तो पूछा, फिर बाद में वो मीटिंग के बाद में बोला कि मुझे भी लिखना है आपके इसमें। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं बोला अभी साइंस में पढ़ता हूँ मैं, फर्स्ट ईयर। तो बोले तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो, तुमको ये लिटरेचर से क्या लेना देना? मैं बोला नहीं, मेरे को शौक है, मैं पढ़ता हूँ और थोड़ा लिखता भी हूँ। बोले क्या, कहाँ लिखा है? तो मैंने उनको बताया कि भाई अभी सत्य कथा जो कोई मैगजीन है लिटरेचर का, उसमें मेरी कथा छप के आई है। तो बोले क्या तुम ऐसे फेकू टाइप क्या बात कर रहे हो? बोले अरे बोले वो मैगजीन में तो मेरी भी कथा है, मैं भी लिखता हूँ थोड़ा, कभी कभी कभी। आज तक मेरी भी कथा उसमें छप के नहीं आई और आप बोल रहे हैं कि मेरी कथा उसमें छप के आई है। तो बोला सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप रुकिए यहाँ पे। मैं मेरे पास उसका मैगजीन भी नहीं था, क्योंकि वो, तो मैं अपने लाइब्रेरी में गया कॉलेज की, वहां से वो लाइब्रेरी को बोला मेरे को 2 मिनट दीजिए, वो सर को बताना। वो मैगजीन लेके आया और उनको बताया कि देखो मेरी कथा छप के है। तो इस प्रकार से यानी अपने धुन में अपने ही इसमें चल रहा था, मैं लिख रहा था इसी टाइप का। और कुछ कथा इधर उधर आई थी वो, और उसको भी कम से कम 30 साल ही, 30 साल ऐसे दिख गए।
तब तक तो मैं मेरा पेंटिंग भी काफ़ी आगे बढ़ा था, मैं पेंटिंग भी कर रहा था। और पहले तो मैं घर में करता था, बाद में वो, वो मेरी पत्नी बहुत चिल्लाती थी क्योंकि ऑयल पेंट होता है, उसका बहुत स्मेल स्मेल, आता है हाँ। इधर उधर ये सब। और पहले से तो पत्रकार है तो इतने सारे किताबें और इतना सारा अखबार ये वो, रोज 15 अखबार आते थे मेरे, वो पढ़ता भी था और थप्पे लगा के रखते थे। तो वो महीने के अंदर 15 दिन के बाद वो बेच देती थी, क्योंकि घर भी छोटा, उसमें रखने के लिए भी जगह नहीं। तो ऐसे चल रहा था। तो लेकिन तो मैं फिर जैसा मैं मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में बढ़ गया, तो मैं घर के बाद में फिर हमारे ही बिल्डिंग में एक सज्जन गृहस्थ थे, वो 3 साल के लिए कोई और जगह जाने वाले थे, तो उनका फ्लैट खाली था। तो मैंने उनको पूछा है, मेरे को जो पेंटिंग करना है, मेरे को बाकी आपकी जगह से कुछ लेना ये नहीं है, अगर आप मुझे इजाज़त दोगे तो मैं आपके यहाँ काम करूँगा, मैं मेरा पेंटिंग ही करूँगा। और जब आप आ रहे हैं तो मेरे को 15 दिन पहले बता देना, मैं आपको खाली करके दूंगा। तो उन्होंने दूसरे दिन मेरे को चाबी ला के दे दी, बोला ये चाबी है, हम लोग तो अभी जा रहे हैं, सब खाली कर दिया है। तो मैंने पूछा आपको कितना किराया देने का? तो बोले आपको क्या, किराए के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, बोले आपको जो आपका जो हॉबी है, आपको करना है पेंटिंग, तो मैं दे रहा हूँ। और बम्बई जैसे शहर में कोई किसी का घर कोई चाबी देता नहीं है। सही सही बात तो है। लेकिन आपका ऐसे आदमी है कि आपको मैं आपके ऊपर मैं विश्वास रख सकता हूँ, बोले एक चाबी ले लीजिए, आप इस्तेमाल करिए। हम्म। और वो फिर जब जगह बड़ी जगह थी, तो जब जगह मेरे मुझे आ रही तो मेरा काम एकदम रियली बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि 2 साल में कम से कम मेरे 20-25 अच्छे लार्ज साइज पेंटिंग भी बन गए। और एक अच्छा मेरा पहला जो शो था, वो शो भी मुंबई में हो गया, जबकि वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब 92। उसी को। हाँ, हाँ, नहीं 92 92 to का नहीं, अभी 93। ये। ओह, हाँ, अच्छा, उसके नहीं, पहले। 93 अपना ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए थे मुंबई सिटी में, ओ ओ कसाब ओ, पे। हाँ हाँ। क्योंकि ये मेरा टाइम बहुत, मैं कुछ धीरे धीरे करता था, लेकिन वो तब उसमें हमने किए। और हमने ऐसा, मैं ऐसा डिसाइड किया कि भाई तब मैं टाइम्स में काम कर रहा था, तो मुझे एक भी लग रहा था कि भाई कमर्शियली तो मुझे काम करना नहीं है, लेकिन मेरी कला जो है वो भी लोगों के सामने आना है। तो मैंने ऐसा ऐलान किया था कि भाई ये जो इसका जो प्रोसीड्स आएगा, वो प्रोसीड्स अभी ये बॉम्ब ब्लास्ट में जो कोई जख्मी हो गया, कोई जिसका ब्रेड अर्नर कोई चला गया, जिसको मदद की जरूरत है, उन्होंने हम लोग बांट देंगे। तो उसके बाद ये मेरा एग्जीबिशन हो गया। वो सदगुरु जो थे उन्होंने मुझे चाबी दी थी, और वो 3 साल के बाद आ गए। 3 साल के बाद आ गए तो फिर मैं मेरे बाजू में एक, क्योंकि मेरा तब तक तो मैं प्रोफेशन में था, तो मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में एक रेंट पे एक वन रूम किचन लिया, और वहाँ पे फिर काम चलता रहा। उसके बाद में फिर ये जब पूरा डेवलप हो गया और थोड़ा सा आर्ट भी, थोड़ा ट्रैवल भी होने लगा, सेल भी होने लगा, फिर मैंने एक अभी जो है मेरा स्टूडियो मुंबई में, वो अच्छा पूरा प्रोफेशनली प्रॉपर किया। तो ऐसा हो गया कि ये किताब भी, इसकी भी एक स्टोरी है। ये जो मेरा पहला जो किताब है, मीन्स उसका नाम है प्रकाश बाळ जोशी यांच्या कथा। नॉर्मली हिंदी भाषा में इस प्रकार से टाइटल होता है, मराठी भाषा में इस टाइप का लेखक का नाम और इसका कथा विधा ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पहली टाइप, लेकिन वो मेरे प्रकाशक बोले कि नहीं ऐसे अपन करेंगे। तो अर्जुन डांगड़े करके एक बहुत बड़े लेखक है, तो उनको एक उन्होंने एक किताब लिखी थी, और तब तक उनको पता था कि मैं पेंटिंग और करता हूँ। तो एक दिन वो मेरे स्टूडियो में आ गए, बोले कि भाई मुझे किताब के लिए आपका एक पेंटिंग कवर के लिए चाहिए। और क्योंकि मैं ब्लू कलर में अभी बहुत सारा काम करता हूँ, और वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में भी वो बहुत सारे जाने माने लीडर भी है, अच्छे साहित्यकार भी है। तो उनको ब्लू कलर से भी बहुत प्यार था, तो बोले आपका ही मुझे चाहिए। बोला आइए कभी भी, कोई प्रॉब्लम। तो आ गए। तो जब वो पेंटिंग देख रहे थे, तो बाजू में मेरे क्लिपिंग्स और जो शॉर्ट स्टोरीज थी ऐसे उसका पढ़ा था। उससे बात करते करते उसने एक उठाया और वो पढ़ने लगे हुए। तो उन्होंने पूछा आप लिखते भी है क्या? मैं बोला हाँ लिखता हूँ। तो बोला हमको तो पता नहीं। बोला यार मैं तो कोई क्या पता, अभी मैं लिख रहा हूँ बस। तो उन्होंने देखा तो बहुत सारे, बोले तो ये तो बहुत सारी कथाएं है। तो बोले इसको छापते क्यों नहीं? बोले तो यार कौन कहाँ जाए, किसको किसके पीछे जाए, किसको पकड़े। और ये प्रकाशक जो है वो तो बहुत सारे साल, नहीं बोले रुको मैं करता हूँ। फिर उन्होंने एक प्रकाशक जो उनके परिचित थे, उनको बोला कि ये बहुत ही अच्छा है, इसके तुम अच्छा किताब बनाते हो।
तो इसकी वजह से किताब बना और उसी के साथ में उन्होंने कम से कम 3-4 सिटिंग मेरे साथ की। मेरे को जितना याद नहीं उतना उनको पूरा बाय हार्ट हो गया सब स्टोरीज, क्योंकि उन्होंने 3-3 4-4 बार स्टोरीज पढ़ी। उसके बाद में उन्होंने 20 पन्ने का पूरा परीक्षण, एक क्या स्टोरीज है, इसका क्या मायना है, और ये मराठी साहित्य में कहाँ बैठती है, कहाँ इसका स्थान है, इस टाइप का बहुत सारा एनालिटिकल राइटिंग किया। और उसके बाद में ये किताब को जो राज्य सरकार का पुरस्कार, साहित्य सांस्कृतिक मंडल का बेस्ट लिटरेचर का 1 लाख रुपए का अवार्ड मिल गया। अगर वो उन्होंने नहीं देखा होता तो मेरे को लगता है ऐसे ही ये पन्ने कहाँ कहाँ बिखर जाते थे, लेकिन बनना था, किताब बन गया। और उसके बाद में ये किताब जो था वो उसका फिर ट्रांसलेशन अंग्रेजी में, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त से बोले यार तुम मराठी में लिखते हो क्या, हमको कुछ समझता नहीं है, क्योंकि मराठी हमको इतना कुछ समझ में आता नहीं, पढ़ नहीं सकते, तो इसका खुद भाषांतर करो। लेकिन तब तक तो मैं पूरा इसमें पेंटिंग में इतना डूब गया था और काफ़ी उसको रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो मुझसे हुआ नहीं। तो फिर मैं ढूंढा यहाँ वहाँ, फिर वहाँ पे जाके फिर एक स्मिता करंदीकर करके है, वो जूनियर कॉलेज में पढ़ाती है, तो किसी ने बोला कि देखो इनको पूछो ये कर सकती है क्या। तो मैं उनसे मिला होगा, तो बोले सर मैंने तो कभी ट्रांसलेशन का काम ही नहीं किया है, और आपका तो ये इतना बड़ा है कि मेरे को ये पता नहीं मेरे को ये मैं झेल पाऊंगा। बोला कुछ नहीं, आपका अगर करना है आप कर सकती है तो करो, मैं कोई इसमें दिक्कत नहीं, मैं आपको मदद करूँगा, क्योंकि मुझे भी अंग्रेजी भी अच्छी आती है और मराठी भी आती है, लेकिन मेरे को वो नहीं जमा। तो उन्होंने 1.5 साल में पूरा किताब ट्रांसलेट कर दिया, और वो रत्ना पब्लिकेशन करके दिल्ली के है, और वो जो पब्लिशर है वो कोई कमर्शियल पब्लिशर नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि भारतीय भाषा में जो क्लासिकल और एक्सपेरिमेंटल जो लिटरेचर है उसको अंग्रेजी में लाना चाहिए। हाँ, वो लोग पढ़े और अंग्रेजी में छपे। हाँ, तो फिर बाद में वो अंग्रेजी में उन्होंने किताब छपा, और उसका आप आए थे वहां पे वो उसके लिए। अब यही किताब की हिंदी और गुजराती भाषा में ट्रांसलेशन हो गया है, मलयालम और फ्रेंच भाषा में अभी उसका भाषांतर चालू है। तो ऐसे मीन्स बनता है, कारवा कुछ चलता है, अपन अपना काम करते रहो। एक तरफ से लिखा नहीं चल रहा था और एक तरफ से मेरा ये थोड़ा पेंटिंग का भी चल रहा है। तो आपने पेंटिंग तो बाद में आपने पेंटिंग अपना प्रोफेशन कब बनाया? जर्नलिज्म जब आप कर रहे थे, जॉब में थे तभी, या उसके बाद? नहीं, प्रोफेशन मैं जब कर रहा था तभी से मैं चालू किया, क्योंकि मेरा पहला एग्जीबिशन ऐसा हो गया कि मेरे दोस्त हम लोग कहीं टूर पे गए थे, तो आते आते शाम हो गई थी। तो मेरे साथ मेरे दो कलीग भी थे जो जर्नलिस्ट थे, तो बोले चलो यार अभी आप आ रहे तो उनको आगे जाना था, तो बोले चलो मेरे यहाँ चाय कॉफी पी लो फिर आप आगे जाइए। तो वो आ गए, तो पहली बार वो आए तो उन्होंने देखा पेंटिंग, तो बोला यार इतनी अच्छी पेंटिंग, किसकी पेंटिंग है? मैंने बोला मेरी पेंटिंग है। तो बोले क्या बात कर रहे हो, तुम पेंटिंग करते हो? हाँ करता हूँ। तब से वो मेरे पीछे लगे, और बहुत सारे दोस्त लोग जो बोले कि नहीं आपका पेंटिंग है तो इसका शो होना चाहिए। दूसरे, मैं जब टाइम्स में था तो मेरे साथ में मेरा जो चेम्बर था वहाँ पर टाइम्स में केबिन में, तो केबिन में मेरे साथ आर.के. लक्ष्मण के जो बेटे हैं जो एविएशन करस्पॉन्डेंट थे, तो वो मेरे साथ बैठते थे। तो आर.के. लक्ष्मण आते जाते कभी उनसे बात करते थे, मेरे से बात करते थे। और कभी कभी मेरे जो स्केचेस जो मैं करता था वो मेरे पहले तो टाइपराइटर होते थे, टाइपराइटर के पीछे वो ऐसा लगा के रखते थे। तो 2-3 बार उन्होंने देखा, बोले और अलग अलग थे, तो बोले क्या है, कौन निकालता है सब ये? तो बोले ये मैं निकालता, मेरा ये। हाँ तो बहुत बढ़िया है। बोले आप कहीं आप ड्राइंग स्कूल में गए हुए? मतलब नहीं, कहीं गया नहीं, लेकिन मेरे रियाज जिस प्रकार से संगीत में रियाज होता है उस प्रकार से मेरा ये रियाज चल रहा है, मेरा हाथ तो चालू रहता है। तो बोला अरे इतना अच्छा है, आप अच्छी तरह से प्रॉपरली करो, ड्राइंग पेपर लेके एकदम, और उसका एग्जीबिशन बनाओ। ऐसा उन्होंने सजेस्ट नहीं दिया, तो उसको भी बहुत साल होने के बाद इसका एग्जीबिशन बन गया था। बहुत बढ़िया। तो लेकिन मेरा पहला एग्जीबिशन जो बना, जो आर्टिस्ट सेंटर में हुआ था, और जिसका विमोचन विलास देशमुख करके सीएम थे, उन्होंने किया था। लेकिन तब मैं
मैं टाइम्स में था, पूरा प्रोफेशन में था, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा इशू था, एथिकल इशू। तो भाई मैं अगर इसको सेल करने के लिए रखूंगा, तो ये जो सब पूरे ऑल दिस पावरफुल पीपल अराउंड मी, जिनको मैंने कभी चांस नहीं दिया कि इसको ऑब्लाइज करो या तो चाय पानी के बगैर, तो ये तो 2 मिनट में सब खरीद करेंगे। मैं उसको 10 लाख रुपए रखूंगा तो भी वो 10 लाख में लेके जाएंगे। वो मैं आर्टिस्ट करके नहीं लेके जाएंगे, वो तो उनको मालूम है कि ये तो टाइम्स में है और सही बात, सही बात। इनको, तो वो ओब्लाइज करो। तो मुझे ये नहीं था, इसलिए मैं क्या किया कि मैंने बताया कि कोई नथिंग फॉर सेल करके से लगा दे। तो एग्जीबिशन के लास्ट दिन में राज ठाकरे आ गए देखने के लिए काम। तो देखा वगैरह, वो भी खुश हो गए, उनको भी अच्छा लगा, बोले अरे बहुत बढ़िया है ये वो। फिर उनका जो उनके साथ में जो उनका कोई फॉलोअर था, तो देख के आया, उसको उन्होंने बताया होगा कि भाई ये पेंटिंग मेरे को अच्छा लगा है, तो इसका दाम बेम क्या है, पूछ ले कहाँ है। तो वो ढूंढा इधर उधर, कोई तो कौन गैलरी वाला है, तो कौन गैलरी वाला कोई नहीं थे, सब जो अपने सब जर्नलिस्ट लोग, दोस्त, जैसे कपिल पाटिल था, अमरीश मिश्रा था, ये सब लोगों ने ही मिला के वो सब किया था, तो कोई था ही नहीं उधर। तो घूम घाम के वो वापस मेरे पास आ गया, बोले ये इसका प्राइस क्या है, साहब को अच्छा लगा, इनको लेना है। तो मैंने बोला इसका प्राइस कुछ नहीं है, इसका प्राइस रखा नहीं है, और यहाँ पे कोई सेल करने के लिए मैं रखा नहीं। तो जाके उन्होंने बताया होगा राज ठाकरे को कि भाई ये बोल रहे थे कि नथिंग पर सेल, उसको कोई वैल्यू नहीं है वगैरह। तो बहुत गुस्सा हो गए। तो फिर मेरे पास आके बोले ये क्या तमाशा रखा है तुमने। बोले क्या हो गया। बोले इतना बड़ा तुम एग्जीबिशन लगाए हो, इतने अच्छे काम है, और आप बोल रहे हो कि नथिंग फॉर सेल। तो मैंने कहा कि भाई देखो मेरा ऐसा है, फिर मैंने मेरा जो मुझे जो लगता था उनको बताया कि मैं अभी इधर हूँ, लोग तो मैं टाइम्स में इसलिए वो काम खरीद लेंगे, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा होना। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका वो सोच सही है, मैं उसमें कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आर्ट मस्ट ट्रैवल। आर्ट जो है, आप जो आप काम किए हो, काम जाना चाहिए, 10 जगह जाना चाहिए, अच्छे आर्ट कलेक्टर्स के पास जाना चाहिए, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बनती है, और आपको भी एक हौसला मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा करो कि इसका जो भी प्रोसीड्स आएगा वो आप पहले अनाउंस कर दो कि इसका प्रोसीड जो आएगा वो मैं चीफ मिनिस्टर के फंड को दे दूंगा, या बाबा साहब आमटे के जो आमटे का जो आश्रम है उनको दे दूंगा, ताकि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। तो वही थीम पकड़ के उसके बाद में जो मैं प्रॉपरली, जो एक गैलरी ओनर थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सेकंड शो, विच वाज वेरी लार्ज स्केल। उसमें कम से कम 30 आर्ट वर्क मेरे थे, और ऑलमोस्ट 75% of the work got sold. क्या बात है। And that proceeds I gave it to all those people who were affected by that bomb blast. And that too also I did like that, because I had some colleagues who used to go every day in the hospital and do stories also. So they were the girls. They were knowing that who are the people who really बिल्कुल need economic help. तो मैंने उनको बताया कि आप ही डिसाइड करो, आप ही फाइंड आउट करो कि भाई किसको मदद देना है, जो मेरे पास जो आया है वो अपन उसको उनको दे देते करके हम लोग वो दे दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब तक मैं वहाँ था तब तक भी मेरा चलता रहा, बहुत बढ़िया। और बाद में फिर बात फिर आगे ऐसे बढ़ती हुई। और एक है कि मैं अगर काम ही करता रहा था, और अगर राज ठाकरे ऐसे कहती कि अगर ये ट्रैवल नहीं करते मेरे आर्ट, तो शायद मैं इतना आगे उसका नहीं जा पाता था। अभी तो मैं पूरे ऑलमोस्ट, अभी प्रदीप जी ऑल्सो नोज कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हैव एग्जीबिटेड माय वर्क, बिल्कुल सही अमेरिका बात। से लेके, यूरोप से लेके, रशिया से लेके, पूरा थाईलैंड से लेके। और मैं कोई मेरा कोई मकसद नहीं था इसमें, ना मेरे को कोई आर्टिस्ट बनना था, मेरे को कोई पब्लिसिटी चाहिए थी। पब्लिसिटी तो मेरे को टाइम्स में इतनी मिलती थी जो कोई और मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन ये मेरा मैं दूसरा करते, ये सवाल मैं आपके मेरे पास यही था। मेरे हाँ, क्योंकि मैं मेरे लिए करता था, और इसलिए कोई क्या बोलता है कोई, इसका मेरे को कोई ये नहीं था। अब जब पहला मेरा शो हुआ तब रिप्रेस से एक आर्ट क्रिटिक जिसको मैं जानता था, तो वो आ गई, उसने सब देखा वगैरह। तब मैं मेरा एक प्रोजेक्ट था, सिंगल लाइन करके मेरा बहुत, तो मैं क्या करता था, एक ही लाइन बिना पेन विदाउट चुपका है। रेजिंग द, हाँ, बिना पेन उठाए और बिना कहीं कट किए और बना के टच किए, उसको लेके मैं बहुत सारे फॉर्म बनाए थे जो कि आरा को भी अच्छे लगे थे।
तो वो मेरे को बोली क्या है, बोले तुम क्या लगाए हो, बोले क्या लगाए हो ये, बोले क्या हो गया, तो बोले ये क्या क्या लिखा है सिंगल आर्ट और ये लाइन से इधर उधर, ये तो बोले स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं। बोला हाँ स्कूल के बच्चे कर सकते हैं बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और वो तो इससे भी अच्छे करेंगे। बिल्कुल लेकिन आप ये कागज लीजिए, ये मेरा पेन है, वो पेन लीजिए, आप करके देखिए, मुश्किल है। बिल्कुल। कोई लाइन आपको तो, आप तो जानते हैं, आप आर्टिस्ट है, आप लोग को पता है आपको, एक लाइन निकालना भी बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली। तो इसलिए मैं, कोई चिंता मेरे को न थी, ना कोई मेरे को किसी को मेरे को प्रूव करना था, या मेरे को कुछ बताना था, या मेरे को कुछ बहुत बड़ा आर्टिस्ट, कुछ नहीं, मैं अपने शांति से अपने को जो लगता है वो करते गया, और बस लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात। एंड आई गॉट रिसेप्शन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं तो कभी सोचा नहीं था। आप हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर अजीत जी को जानते हैं, दीना वकील, शी वाज देयर फॉर 10 years रेसिडेंट। तो अभी बीच में मेरे को मिली थी, बोले तुम जब टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज आई वाज महाराष्ट्र वाज माय एरिया, आई यूज्ड टू गो आउटसाइड आल्सो, बट बेसिकली तो बोले जब टाइम्स ऑफ इंडिया में थे तो आप खाली कोल्हापुर सोलापुर तक जाते थे, अब ये आर्ट को पकड़ के तो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, बोले बोले बस यार, लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे को खुशी है उसमें। और तो इसके आपका बाद तो आपका जो क्रिएटिव राइटिंग का जो स्किल था, आपका जो पेंटिंग करने का जो क्वालिटी है, या तब था, और जब से आपने शुरू किया, उसके साथ साथ आपके पास एक बहुत पावरफुल आपका प्रोफेशन था, जर्नलिज्म। तो क्या आपके आर्ट को जर्नलिज्म का पंख मिला था, या ये मेरा क्वेश्चन होने बिल्कुल। वाला था, हाँ नहीं लेकिन नहीं आपने सब खुद ही हाँ आंसर कर दिया था कि मैंने उसको कभी नहीं यूटिलाइज नहीं किया। नहीं, मैं तो मेरी जिंदगी में कभी मेरा प्रोफेशनल काम छोड़ के मैं किसी को बताया नहीं। मैं जो जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, हम्म। बहुत सालों तक लोगों को मालूम नहीं था आदमी क्या है, कहाँ करता है, क्या करता है। लेकिन जब टेलीविजन चालू हो गया और कभी कभी वो बुलाते थे एनालिसिस हम्म। करने के लिए, तब उनको पता चला कि भाई ये कुछ और काम करते हैं, इतने बड़े पेपर में वगैरह, तब तक किसको मालूम भी नहीं था। और दूसरी बात ऐसे कि ये ना, जैसे मैं टाइम भी छोड़ा, तो मुझे दिक्कत इस प्रकार की थी कि दैट वाज मीन्स, मैं तो कोई डिसाइड नहीं किया था, लेकिन लोगों के लिए, अब लोगों की ये था ना कि भाई ये पत्रकार है, तो पत्रकार है, उनको ऐसा लगता था कि क्या कर रहे हैं, अभी ये टाइम पास कर रहे हैं, हॉबी करके ये पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं। और आर्टिस्ट लोग जो थे उनको लग रहा था ये क्या आदमी है, ऐसा ही कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको तो कुछ समझता नहीं। हमको जो स्कूल में सिखाया कि भाई इतने तुम सारे ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब जो नहीं करना बोले है, वो भी इन्होंने किया है, वो करते हैं, हाँ, तो कैसे इनको आर्टिस्ट माने। बहुत सारे तो बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत भी हुई। और न कोई अखबार नहीं, मैं पत्रकार हूँ करके मेरे बारे में कोई लिखा नहीं, और मैं भी कहीं गया भी नहीं कि भाई तुम मेरे बारे में लिखो या कुछ करो यार, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं था ना, मेरे को क्या करना है। बहुत बढ़िया। ये जो मैं आपकी मेरे आपकी जो सोच है, ये बहुत डाउन टू अर्थ वाला सोच है। नॉर्मली क्या होता है कि एज एन आर्टिस्ट हम लोगों ने ये देखा और फील किया, और इतने सालों से हम लोग देख ही रहे हैं। हाँ जैसे हम लोग कहीं पे शो करते हैं, बड़े बड़े शहरों हम्म, को छोड़कर छोटे छोटे शहरों में हाँ तो आपको प्रमोशन मिल जाता है। पत्रकार आते हाँ हैं सही आपको है। बिना पैसे लिए हाँ आपसे, बराबर रिलीज, और आपको करेक्ट, छापते हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो मेट्रोज हैं, मेट्रो सिटीज में हॉरिबल, हॉरिबल, बहुत मतलब खराब। हम हम्म, एक, मतलब इतना पैसे देने के बाद भी एक लाइन भी नहीं आता, तो हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग कहाँ तक अपना लोगों को पहुंचाएं अपने बात, अपने काम के हाँ बारे में। सही बात। तो हाँ उस प्रोफेशन में रह के अगर आप ये सोचते थे कि मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आपने उसको कभी यूज नहीं किया अपने आर्ट को प्रमोट करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत डाउन टू अर्थ नेचर का लोग ही कर सकते हैं, आप जैसे लोग। देखो, मैं तो पूरे पूरे दिल्ली से लेके सब, मेरा प्रोफेशन में अभी इतने साल था, हम्म। तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेके पूरे सीएम और जो भी है सबको मैं जानता हूँ। हम्म। और सब आपको तो पता है, सब बड़ी बड़ी हस्तियां है, बिल्कुल दे आर, दे ओन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। बिल्कुल। लेकिन ना मैं किसी को बुलाया, ना किसी के पास गया, ना किसको बहुत बोला अच्छी कि बात। मैं पेंटिंग कर रहा हूँ जो। और लेकिन जो भी है, मैं 12 जो इंडिया आर्ट फेस्टिवल है, जो 12 साल से बॉम्बे में हो रहा है, तो मैं अपने शांति से हर साल उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। और वो
एक बहाना बना कि क्योंकि बात लोगों को लगता है कि कम से कम 4 दिन तो मैं एक जगह पे होता हूँ, सही सही बात। बात। तो जो बहुत सारे मेरे जो दोस्त लोग हैं, बहुत सारे फील्ड्स में से जो कि इतने सालों से मेरे से जुड़े हैं, वो जरूर मिलने को आते हैं। बिल्कुल आते वो मेरे प्यार से, उनमें से वो जो पर्सनल प्यार है उसके लिए आते हैं, वो कोई खरीदी करने के लिए आता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो भी उत्साह बढ़ाते हैं, वो भी लगते हैं यार चलो कुछ कर रहा है अपना दोस्त। डेफिनेटली। बस ऐसे पकड़ के जो धीरे धीरे मेरा, तो इसलिए मैं कुछ कुछ कर पा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत सारा उछल कूद करके भाई मेरे को ये करना है वो करना है, कोई प्यारो पकड़ो ये तो वो सब यार, इसको पकड़ो इनको जाओ, तो मेरा काम भी नहीं होता है, मेरा कुछ नहीं होता, बस यही सोच हम लोगों की खत्म भी हो है जाता है। प्रकाश जी। और हाँ मैं तो बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ प्रदीप जी को। प्रदीप जी की वजह से आप जैसे आर्टिस्ट के साथ हम लोगों का मिलना जुलना हुआ बिल्कुल बिल्कुल और दोस्ती हुई। बिल्कुल। और हाँ हम लोग का भी एक छोटा सा प्रयास है, हम लोग 10 साल से कर रहे हैं अनुगुंज के नाम से, जयपुर में एक हाँ शो करते बोलिए। हैं। और अच्छा हमने दिल्ली में भी बहुत शो की, जयपुर में भी 10 साल से कर रहे हैं अनुगुंज के नाम से। हमने भी हाँ हाँ बहुत ज्यादा पीआर में फोकस नहीं किया था कि इसको खिलाओ उसको पैसा दो। और हमने बोला कि हमारे काम में हाँ, दम है तो अपने आप लोग आएंगे और अपने आप प्रेज सही करेंगे। बात है। वी शुड नॉट परचेज आवर प्रेज ऑन आवर राइट ओन। बराबर। तो हम्म, लेकिन बाद में ये सोचा कि और देखा कि ये फिलोसफी हर जगह काम नहीं करता। हाँ ना, तो मैं अभी वही बोलने वाला था कि हाँ भाई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो काम लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल लोगों तक पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल। और फॉर्चुनेटली अभी तो 15-20 साल पहले तो कुछ था ही नहीं, हम्म। या तो जहांगीर आर्ट गैलरी जाओ या इधर जाओ, उसके सिवा कोई मार्ग नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। या मीडिया के थ्रू। लेकिन आज ऐसे हम लोग ऐसी स्थिति में है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक सही बात है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग आज एक पैसा भी खर्चा किए हुए हम लोग पेरिस में जा सकते हैं, पेरिस में आज कौन सा एग्जीबिशन चल रहा है वो देख सकते हैं, एग्जैक्टली। अपना काम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। तो मैं दूसरा एक मेरे और एक जो जो मैं मेरे को रिस्पांस मिला या जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, उसके पीछे एक है कि गए 20 साल, यानी फेसबुक वगैरह शुरू होने के पहले मैं 95-96 में कंप्यूटर लिया पहली बार घर में, वो भी बैंक से कर्जा लेके। अरे बाप रे। तब से हाँ तब से मैं पूरा हर रोज, यानी जब मैं काम पे था 10 बजे तक तो आता था घर पे, क्योंकि मैं कोई पार्टी वार्टी से जाता नहीं था, मेरे को इतना उसका कोई शौक नहीं था। तो 10 से 11 साढ़े 11 बजे तक रोज इंटरनेट पे रह के खाली मेरे आर्ट के लिए क्या नया देखता था। चीज मिलता है, मेरा आर्ट कौन आर्टिस्ट है, इनसे कैसे। बहुत सारे यूरोपियन आर्टिस्ट जो पहले भी, यानी फेसबुक ये सब इसके पहले भी जो इंटरनेट पे तब तो एक छोटी रूम होती थी, चैट रूम करके, आर्टिस्ट का चैट रूम होता था, बिल्कुल हाँ वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते थे, एक दूसरे को जानते थे। तो इस प्रकार से इसका अब आप इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल इसको इसको लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही तो बात। मैं जो बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे पास तो पूरे दुनिया भर से और पूरे भारत में से, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आर्टिस्ट आते हैं। मैं मेरे को जो भी है मैं सब लोगों को साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो मैं हर एक को यही बताता हूँ कि भाई तुम कम से कम थोड़ा टाइम, दूसरी अभी एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। मैं पेरिस में था और पेरिस में बहुत सारे लोगों से मिला वगैरह, तो वहाँ पे एक बहुत यंग गर्ल थी जो सोफिया नाम था उसका, आर्टिस्ट थी, उससे मिला। शी वॉज हार्डली हार्डली 25-26, जस्ट कम आउट ऑफ कॉलेज, और 2-3 साल काम कर रही थी। तो हम लोग ऐसे ओवर कॉफी डिस्कसिंग, तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखो, मैं तो पेरेंट का घर छोड़ के आई हूँ, एंड आई एम ओनली लिविंग ऑन आर्ट। तो आर्ट तो मुझे यही, इसी के ऊपर मुझे जीना है, इसको यही मेरे को ब्रेड बटर देता है। सही बात। तो इसका प्रमोशन कौन करेगा? कोई आर्ट गैलरी करेगी नहीं, कोई करेगा नहीं, तो वो मेरे को ही करना है। तो मैं 30% ऑफ माई टाइम आई यूज फॉर माई क्रिएटिव वर्क, and 70% of my time I use for promoting my own work. There is nothing wrong. I have to वेरी गुड, promote my work. बिल्कुल वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। करना ही तो पड़ेगा। हर एक आर्टिस्ट को ये करना चाहिए, बिल्कुल करना ही ऐसा मेरा पड़ेगा। मानना है। जो भी मेरे बिल्कुल साथ आता है कि भाई तुम खाली काम करके बैठ जाओ, बोलेगा यार पुराना जमाना गया अभी, ऐसा नहीं हाँ कि तुम सही बैठ बात। जाओ कोई आएगा तो देखेगा, कोई सही आएगा बात। नहीं, कोई देखेगा नहीं। बिल्कुल अब देखो आपको आमिर दिखाना खान है। है, इतने सब बहुत से,
हाँ, इतने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट है, जो फिल्म मेकर्स है, जो करोड़ों का काम करते हैं, पूरा दुनिया उनको जानती है, फिर भी जब उनका नया फिल्म आता है तो प्रमोट करने के लिए खुद भी रास्ते पे आके भी डांस करते हैं। सही बात। तो इससे आपने को उतना तो करना नहीं है, लेकिन कम से कम अगर मैं इतनी मेहनत करके मैं मेरा कोई शो बना रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो शो अगर कोई जैसे जंगल में मोर नाटक किसी ने ना देखा, इस टाइप का तो होना नहीं चाहिए। तो मेरे को उसको, मेरे जितनी ताकत है, या जो फॉर्चुनेटली जो इतना सब सोशल मीडिया है, उसको लेके सबके जहाँ सब दुनिया के सामने तो उसको रखना है। बिल्कुल सही बात। उसमें कोई वो आपको एक फीलिंग भी होती है कि मैं मेरे बारे में क्यों बोलूं, और तुम तुम्हारे बारे में नहीं बोलोगे तो कौन बोलने वाला है। सही बात। ऐसी आज की स्थिति है। तो तुम्हारा काम तो, तुम कितना काम अच्छा है बुरा है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम काम तो लोगों के सामने रखो, सही बात। सही बात। अपने आप बनता जाएगा, कारवा अपने आप बनता जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैं अनुराग एक भाई, बात मुख्तार भाई, अगर हाँ ए, प्रशांत जी एक सेकंड, मैं एक बात हम्म। करना चाहता हूँ हाँ बिल्कुल। कि देखिए जैसे जोशी जी आए और आप हम्म, लोग उनको जानते हो, आपने उनका काम देखा है, हम्म, तो उनसे बातचीत की, उनके बारे में आपने जाना। हम्म, मगर मेरा क्या ख्याल है कि जैसे आप, कीर्ति या अभिषेक या मुख्तार या जो अपने जो भी इस ग्रुप में हैं, आप लोगों को भी कुछ काम ऐसा रखना चाहिए स्लाइड में या किस तरह की, जैसे कि अब जोशी जी अगर आपको नहीं जानते तो वो भी जाने कि आपने किस तरह का काम किया है, या कीर्ति ने क्या किया है, या किसी ने क्या किया है जो इस ग्रुप में इस समय जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जो मतलब मुझे आज रियलाइज हुआ कि हम लोग हम्म, इतने समय से कर रहे हैं, हम्म, हम जानना तो चाहते हैं कि जो नया आदमी है वो क्या कर रहा है, हम्म, मगर हम किसी को बताते हैं कि भाई हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हमारा ये है, हमारा एग्जीबिशन है, हम्म, मगर क्या आपने हमारी पेंटिंग देखी है? क्या आप हम्म, जानते हैं कि हम स्कल्पचर भी हैं? क्या आप जानते हैं हम्म, कि मैं गाना भी गाता हूँ? हम्म, तो एक जरा सा इंट्रोडक्शन में आपको ये भी रखना चाहिए, बातों बातों में, बातें में, कि आप क्या करते हैं। बताना एक एग्जैक्ट अलग बात है, मगर एक विजुअल दिखाना अलग बात है। एग्जैक्टली। आपने बेशक जोशी जी को देखा है, मगर जोशी जी ने शायद आपका काम ना देखा हो, हम्म, तो वो एक उसका बना के रखिए कि आप सबका काम जो है, जब ये कम से कम 3 काम, 4 काम, या 2 काम, या 1 आप काम, प्रेजेंटेशन कर सकते हो हाँ, बराबर। सामने वाला भी जाने ना। अब जोशी जी आप तो नहीं जानते कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनका, मुझे पता नहीं, अब जानते हो कि नहीं जानते हो कि इन्होंने क्या किया है। वो ये वाटर कलर करते हैं, ये ऑयल पेंटिंग करते हैं, ये करते हैं। मुझे ये अचानक इस बात का ख्याल आया आज। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई थिंक इट शुड बी डन। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और आगे से इसका ध्यान रखेंगे। और स्लाइड्स हर एक के पास होता ही है, लेकिन रेडी रखना पड़ेगा ताकि ऐसे मीटिंग्स में उसको हम रन कर सकें। हाँ नहीं, किसी को मत करो, सही है। आप ही लेकर, आप ही बना के रखो हाँ कि आप जब किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका 3 काम दिखा दो, बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। भैया ये वाटर कलर पेंटर है, मास्टर है, सब है, मगर जो आपका गेस्ट है वो उसने देखा है आपका काम कि नहीं देखा है, सही बात तो है। उनका काम आपने सही दिखा है। दिया। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल ख्याल है? सही है। बिल्कुल अच्छी बात हाँ है। सही बिल्कुल है। सही है। हाँ हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो वो मुझे लगा कि हम लोगों ने आज तक कभी किया ही नहीं है। नहीं नहीं सही बात है। नहीं, हाँ, तो उसका बहुत कभी, जरूरी है सर। हाँ, जरूरी है। अगले मीटिंग में शायद हम चलिए, लोग कुछ कोशिश करेंगे। हाँ, और कुछ काम जोशी जी को भेज दीजिएगा मेल पे या हाँ किसी जरूर तरफ पे कि हाँ, जरूर जरूर कि किसका हाँ किसका काम मोस्ट है। वेलकम, यस यस। ठीक, जरूर। सॉरी, बस सर जोशी कंटिन्यू। जोशी सर का सर जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप ग्रुप पे डाल दें तो हम उसमें शेयर कर सकते हाँ जरूर। हाँ करिए ना बाबा, मोस्ट वेलकम। हैं। और दूसरा, जोशी जी फेसबुक में भी काफी एक्टिव है। और कौन? अच्छा, हाँ फेसबुक में भी बहुत वो एक्टिव है बिल्कुल बिल्कुल और बहुत विजिबल है फेसबुक में। बिल्कुल। हाँ मैं अपने हिसाब से, मुझे भी कुछ पता नहीं था, मैं खुद जैसा आपको बताया कि हर रोज मैं 1 1.5 घंटा उसको देता था ये सब पूरा। तो धीरे धीरे मैं भी समझने लगा ये नया मीडियम क्या है हम्म, करके, नहीं और सर, उसका आपने मैंने बहुत इस्तेमाल सही किया। बात की। बहुत बहुत जरूरी है सर ये। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले जैसा नहीं रहा। मैं खुद भी सर काफी कोशिश करता हूँ एक्टिव रहने की। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं काफी वर्क डालता रहता हूँ, तो मुझे भी नहीं नहीं, लगता एक, है बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, इसमें और एक करना चाहिए। आपका तो काम डालो, लेकिन आपको इंटरेक्ट करना चाहिए। मीन्स आप जिस प्रकार के काम कर रहे हैं उस प्रकार से और कौन कर रहा है,
उससे जुड़ने की कोशिश करो, उसके साथ इंटरेक्ट करो। जी। तो उससे आपको एक तो नए लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और उसके थ्रू भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिल्कुल उनके थ्रू भी आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। इस प्रकार से इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात, दोस्ती बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं तो आप देखो, आप ऐसे डालोगे काम तो उसका ठीक है, लोग देखेंगे, कोई बोलेगा अच्छा ये है वो है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं जाएगा नहीं उसका। मीन्स अगर आपको सही मायने में करना है तो आपको पूरा, जैसा कि अभी अभी मेरा फेसबुक है समझो, तो मेरा फेसबुक जो है वो अगर आप उसका भी आप स्टडी करोगे, मैं मेरा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी जो आर्टिस्ट आपको अच्छा लगता है तो उसके फेसबुक पे उसके दोस्त कौन है, उसने आज से काम किया है, वो किस संस्था से जुड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, इसकी थोड़ा उसके लिए टाइम देना जरूरी है। इससे इन्वेस्टमेंट सही टाइम बात है, प्रोफाइल ये देखना चाहिए, काम R&D देखना है, चाहिए। हाँ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप का काम है, बिल्कुल 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 ये करना बिल्कुल जरूरी है सही। ना। और दूसरा ऐसा है कि सही बात। अगर आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो उस प्रकार के आज की तारीख में कहाँ पे कौन से एग्जीबिशन चल रहे हैं, वो अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे गैलरीज वगैरह, तो आपको वो पता चलेगा। तो आपका काम अगर आगे जाना है तो आपके काम को जो सराहते हैं, जो उनको उस टाइप के काम अच्छे लगते हैं और जो गैलरीज उस टाइप के काम प्रमोट करती है, उससे आप जुड़ोगे, उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करोगे, फिर धीरे से अपना काम भी भेजोगे, तो हो सकता है कि गैलरी में टेक इंटरेस्ट इन योर वर्क एंड योर वर्क में गो अहेड। लेकिन ये करना जरूरी है, और ये कोई दूसरा कोई कर नहीं सकता, ये अपना खुद अपने को ही अपना करना है काम, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा रहा डिस्कशन, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा रियली, इट वाज अ ग्रेट टाइम। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस, बहुत मजा आया प्रकाश जी, आपके साथ जुड़े रहेंगे और जरूर कीप जरूर इन बिल्कुल। टच, हाँ और और- आपको कुछ काम जरूर। भेजेंगे जरूर हम लोग। हाँ जरूर। काम में भी भेजूंगा सर। हाँ, प्रकाश जी, जरूर भेजूंगा। प्रकाश जी जब भी हाँ। आप फ्री हो, फोर्टनाइटली होता है, प्लीज जॉइन अस। हाँ जरूर। अब मैं आपको सुन रहा हूँ इन्फॉर्म अजय डे करते को बुला रहेंगे जाए। हम लोग। हाँ, माय प्लेजर। हाँ चलिए, ओके, ओके नमस्ते। गुड नाइट, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। हाँ, सेम टू Thank यू you, sir. ऑल Thank ऑफ you. यू। Thank you. हैप्पी दशहरा। ओके